हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में अपनी पहली यूनिट में चैप्टर सेकंड के अंतर्गत थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कैसा होता है फंजाई का थैलस का संगठन। देखिए, जो हमारा थैलस है वो कैसा होता है, ब्रांच होता है, शाखा युक्त होता है, कई सारे फिलामेंटस मतलब तंतुओं से बना हुआ होता है, जिसे हम हाइफी कहते हैं। अब ये जो हमारा हाइफी होता है तो ये क्या करता है कि जब ये किसी परपोषी सेल के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर। जब वो परपोषी सेल के अंदर प्रवेश करता है तो अगर वो सेल के बाहर ही रहेगा, अंदर प्रवेश नहीं करेगा, तो हम उसे कहते हैं इंटरसेलुलर। आइए अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं कि क्या होता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई। आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारा थैलस है यानी कवकों का थैलस, फंजाई थैलस जो है वो कैसा है, ब्रांच है यानी शाखित होता है एवं तंतु में कवक तंतुओं से बना होता है। तो थैलस हमारा कैसा हुआ, ब्रांच हुआ, कवक तंतुओं से बना हुआ। जो जब ये कवक तंतु क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तब ये जाल के जैसी, या हम ये भी कह सकते हैं कि जाल समान संरचना को बनाते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। अब एक बार फिर से देख लीजिए, जो हमारा कवक का थैलस होता है कैसा होता है, ब्रांच होता है। ब्रांच इट मीन शाखित होता है, कवक तंतुओं से बना होता है, और ये कवक तंतु क्या करते हैं, एक जाल के समान संरचना को बना लेते हैं, जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा हाइफी है यानी कि क्या, हाइफी मीन्स कवक तंतु। तो ये हाइफी क्या करते हैं, जब किसी परपोषी कोशिका के अंदर, जैसे ही हाइफी हमारे परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रासेलुलर माइसीलियम। और अगर इसी के विपरीत जो हमारी परपोषी कोशिका है तो वो अंदर प्रवेश ना करके दो कोशिकाओं के बीच में, देखिए लिखा है दो में वृद्धि, यानी दो कोशिकाओं के बीच में वृद्धि करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेलुलर माइसीलियम। तो ये तो हमने आपको बताया कि थैलस कैसा है हमारा, और जो हमारे हाइफी हैं जब वो किसी परपोषी सेल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, और जब वो सेल के अंदर ना प्रवेश कर कर दो में वृद्धि करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं। आइए अब हम इसके आगे समझते हैं। देखिए, जो हमारा हाइफी होता है यानी कि कवक तंतु, तो ये कैसे होते हैं, देखिए द्वि केंद्र की होते हैं या ये फिर बहु केंद्र की होते हैं। जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि एस्कोमाइसिटीज में होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, द्वि या बहु केंद्र की होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखते हैं इनकी वॉल यानी कि इनकी भित्ति। तो देखिए, जो कवक की भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की, और कुछ हमारी ऐसी होती हैं यानी कि कुछ ऐसे निम्न श्रेणी के कवक हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ओमाइसिटीज है ना,
तो इसमें जो कवक भित्ति हमारी होती है वो कैसी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये तो हमने देखा कि हमारा जो हाइफी होता है यानी कवक तंतु होता है वो कैसा होता है, वो द्विकेंद्र की भी होता है और बहुकेंद्र की भी होता है। फिर हमने उसके वॉल की बात करी कि उसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है। तो भित्ति कैसी है, काइटिन की बनी हुई होती है, लेकिन कुछ कवकों की किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की भी बनी हुई होती है। आइए अब हम देखते हैं कि कवक की जो सेल वॉल है, अब हम उसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आइए देखिए, अब देखिए जो हमारा कवक है उसकी जो सेल वॉल है, तो कोशिका भित्ति जो होती है उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा लेमा, यानी हम प्लाज्मा लेमा को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, यानी कोशिका भित्ति के अंदर की ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो हमारा हाइफी है, हाइफी क्या कहा हमने, कवक तंतु, वो कैसा होता है, तो देखिए वो हमारा होता है रंगहीन होता है, धानी युक्त होता है और कैसा होता है, उसमें कोशिका द्रव भी पाया जाता है। यानी हाइफी हमारा कैसा हुआ, रंगहीन हुआ, धानी युक्त हुआ और कोशिका द्रव भी उसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसमें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्गी बॉडी के भी पाए जाते हैं। तो ये तो हमने जाना इसकी सेल वॉल की कैसी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हाइफी कैसी होती है, यानी हाइफी हमारी कैसी हुई, रंगहीन हुई, धानी युक्त हुई और कोशिका द्रव की हुई, और जिसमें हमारी क्या पाए गए, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम एंड हमारी गोल्गी बॉडी इसमें प्रेजेंट रहती है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी फंजाई है तो उसमें हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं और क्या एब्सेंट होते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे। देखिए जो हमारी फंजाई है यानी कि जो हमारा कवक है, तो कवकों में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो होती है, वो जो उच्च वर्ग के फंजाई पाए जाते हैं, यानी जो उच्च वर्ग के कवक पाए जाते हैं, तो उन माइटोकॉन्ड्रिया के समान होती है। फिर से एक बार देख लीजिए कि जो हमारा कवक होता है, तो कवक में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, जो हमारे उच्च वर्ग के फंजाई होते हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के समान ये होता है। अब देखिए, अब आगे हम कहेंगे कि अब जो हमारा हाइफी है यानी क्या, कवक तंतु, तो कवक तंतु की जो कोशिका होती है यानी सेल होती है, उसमें क्या पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। वैक्यूल्स मतलब समझते हैं, रसधानियां, वैक्यूल्स पाई जाती हैं। अब देखिए ये वैक्यूल्स हमारी कैसी होती है, बड़ी भी होती है, यानी एक बड़ी होती है और छोटी भी होती है, यानी ये कह सकते हैं एक बड़ी तथा अथवा अनेक छोटी छोटी वैक्यूल्स भी हमारी पाई जाती हैं। फिर से देखिए, जो हमारा कवक तंतु होता है उसकी जो सेल होती है यानी कोशिकाएं होती हैं, उसमें वैक्यूल्स पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं। अब देखिए जो हमारी वैक्यूल्स, हमने कहा इसमें वैक्यूल्स पाई जाती है छोटी और बड़ी। तो अगर हम एक वैक्यूल्स की बात करें तो हम ये कहेंगे कि
प्रत्येक वैक्यूल के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। अब देखिए, प्रत्येक वैक्यूल के चारों ओर जो एक पतली झिल्ली पाई जाती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा, क्या कहा हमने कि फिर से देख लीजिए, एक कवक तंतु की सेल यानी कोशिकाओं में क्या पाई गई, छोटी और बड़ी वैक्यूल्स यानी कि रसधानियां पाई गई। अब प्रत्येक रसधानी यानी हम प्रत्येक रसधानी की बात करें तो उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली यानी एक मेम्ब्रेन जो पतली झिल्ली होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये हमने देखा सेल वॉल के बारे में कि, और हमने देखा कि हमारा हाइफी जो है उसमें जो हमारी कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं, यानी पतली झिल्ली के समान है, और उन पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। अब देखिए, अब आगे हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं, आइए अब देखिए, यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब इसके आगे क्या है कि जो हमारा फंजाई होता है, कवक है, तो कवकों में क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट हमारा क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन कैरोटीनॉइड समान रूप से पाए जाते हैं। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि फंजाई में हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, तो याद रखिएगा फंजाई के अंतर्गत हमारा क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, लेकिन कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे पाए जाते हैं। अब देखिए, ये तो हमने जान लिया। अब हम देखेंगे इसके भोजन के बारे में, यानी इसका जो फूड होता है वो किस रूप में वो इसे संग्रह करता है, स्टोर करता है। तो देखिए, जो भोजन का संचय होता है वो किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। यानी कवक क्या करता है कि ग्लाइकोजन के रूप में अपने भोजन को संग्रहित करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक कोशिका में एक, दो या अधिक यूकैरियोटिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। तो देखिए, ये तो हमने आज आपको बताया थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई, यानी कि कवकों का थैलस संगठन। तो जिसमें हमने आपको बताया कि क्लोरोप्लास्ट हमारी एब्सेंट है और उसमें कैरोटीनॉइड्स हमारे मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और जो हमारा भोजन है वो किस रूप में संग्रहित रहता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में उसे स्टोर करता है। तो आज हमने पढ़ा थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जाना हमने कि कैसा होता है जो फंजाई का कैसा है, ब्रांच है कि फिलामेंटस है, और अगर फिलामेंटस हाइफी है तो किस प्रकार से ये अपनी संरचना बनाएगा, और उस संरचना को हम क्या कहेंगे। अब जो हाइफी हुआ, वो हाइफी जब हमारा परपोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, याद रखिएगा इंट्रासेलुलर। जब वो एक परपोषी सेल के अंदर प्रवेश करेगा तो उसे हम इंट्रासेलुलर, देखिए आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आपने इंटर में भी फंजाई पढ़ा होगा। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि वो इंट्रासेलुलर और सेलुलर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको समझना है कि इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर क्या है। तो याद रखिएगा इंट्रासेलुलर क्या है कि जब कोई परपोषी सेल
जब कोई हाइफी परपोषी सेल के अंदर प्रवेश करेगा तो इंट्रासेलुलर, और जब वो प्रवेश ना करके उसे 2 में वृद्धि करेगा तो इंटरसेलुलर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट मॉडिफिकेशन ऑफ फंजाई हम कल डिस्कस करेंगे, यानी कवकों का रूपांतरण। अब हम देखेंगे कैसे होता है मॉडिफिकेशन फंजाई का। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।